नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। पीएम मोदी करेंगे विक्रमगंज का दौरा। बता दें, विक्रमगंज में आगामी 30 मई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश और रोहतास के पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी सत्यप्रकाश ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां सुनियोजित ढंग से चल रही है। जिन कार्यों में कुछ कमियां पाई गई हैं उन्हें समय रहते पूरा करने के निर्देश एसपी रोशन कुमार को दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कार्यक्रम के दौरान पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। डीआईजी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक विशेष रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे आने वाले दिनों में जारी कर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। साहब, एसडीपीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब, सभी ने यहाँ पर आज जो प्रधानमंत्री का जो सभा स्थल होना है उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में काफी तैयारियां जो जोर शोर से चल रही है उसको देखा गया। कहाँ कहाँ पर किस तरह का जो गैप्स है उसको फुलफिल करने के लिए एसपी साहब को निर्देश दिया गया है। विशेष फोकस हम लोगों का पार्किंग, ट्रैफिक पे रहेगा और जो भी सुरक्षा जो कड़ी से कड़ी जो सुरक्षा रहेगी उस पर रहेगा, क्योंकि उसको पूरा सैनिटाइज करना पड़ता है, घेरना पड़ता है और पब्लिक को आवागमन में भी कोई दिक्कत ना हो। क्या अल्टरनेटिव रूट रहेगा, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक व्यवस्था को भी हम लोगों को डाइवर्ट करेंगे। उन सब बिंदुओं पर यहाँ पर बैठक भी की गई और स्वयं भौतिक रूप से सभी स्थलों का निरीक्षण किया गया है। इस पर हम लोगों का कार्य योजना तैयारी की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा बल जो भी है हम लोग उस पर लगाएंगे ताकि त्रुटि रहित अच्छी तरीके से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा संपन्न कराएं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर पीके का वार। बता दें, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज सारण जिले के एकमा विधानसभा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उनकी पहली जनसभा लालपुर प्रखंड के जनता बाजार खेल मैदान में तथा दूसरी जनसभा करणपुरा अमधामी के लच्छू बरम बाबा मैदान में आयोजित की गई। जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रशांत किशोर ने गोपालेश्वर नाथ धाम जाकर पूजा अर्चना की, जहां एकमा की जनता ने प्रशांत किशोर को लड्डू से तौला। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम मंगल पांडे को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते, क्योंकि जब कोविड के समय में बिहार के लाखों लोग पैदल अपने घर आए थे तब मंगल पांडे ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। इसलिए बिहार की जनता और खासकर युवाओं को याद रखना चाहिए कि जब कोविड महामारी के दौरान आम जनता मुसीबत में थी तब मंगल पांडे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अब जब चुनाव है तो उन्हें किसानों की चिंता हो रही है। उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। डीएम ने सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। बता दें, मधेपुरा जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने मुरलीगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय की संचिका सहित विभिन्न प्रकार के दस्तावेज का अवलोकन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंड और अंचल में पदस्थापित पदाधिकारी और कर्मियों को ससमय कार्यालय आने की सख्त हिदायत देते हुए कार्यावधि तक उपस्थित रहकर जन कल्याणकारी योजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि अंचल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जो भी सेवाएं हैं उनकी सेवा प्रदान करने की क्या स्थिति है उसका जायजा लिया गया और साथ ही कार्यालय में सभी अभिलेखों की जांच की गई है। भागलपुर में किसानों की आय दोगुनी होगी। बता दें, शारदीय खरीफ महाअभियान 2025 के तहत कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। यह कार्यक्रम कृषि भवन परिसर में आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराना और उनकी आय तथा फसल उत्पादकता को बढ़ावा देना है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम यह पहचान सके कि किस फसल में
उत्पादकता बढ़ सकती है और कैसे किसान की आमदनी को दोगुना किया जा सकता है। भागलपुर का इलाका सब्जी और मक्का उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में कृषि विभाग के कई अधिकारी, विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रशिक्षण से किसानों को नई दिशा मिलेगी। अभी आज कृषि में रबी कार्यशाला आयोजित किया गया है जिला कृषि कार्यालय परिसर में, जहाँ की कृषि विभाग के समस्त अधिकारीगण हैं। आप काफ़ी संख्या में किसान बंधु थे। मैंने 2-3 चीज़ उनसे अनुरोध किया है। कृषि विभाग में हमने टास्क दिया है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो फसल है उस फसल की उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। कहीं हमारा बाढ़ प्रवण इलाका है, कहीं सुखाड़ प्रवण इलाका है, उसके हिसाब से फसल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग शोध में भी जाएं कि जो फसल हमारा बाढ़ में, यदि 3 दिन पानी में कौन फसल टिक सकता है, 7 दिन में कौन टिक सकता है, 15 दिन तक पानी आ जाए तो कौन टिक सकता है, उस पर काम करके फसल को हम लोग लगाएं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश की रक्षा करते हुए नवगछिया के इस्माइलपुर भट्टा गांव निवासी हवलदार संतोष यादव वीरगति को प्राप्त हो गए। गुरुवार को जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक और गर्व का मिला जुला माहौल देखने को मिला। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गांव की गलियां भारत माता की जय और हवलदार संतोष यादव अमर रहे जैसे नारों से गूंज उठी। युवा तिरंगे के साथ बाइक और कारों के काफिले में शामिल होकर देश के इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने निकले। पूरा गांव एकजुट होकर देशभक्ति से सराबोर हो गया। शहीद के शव के गांव पहुंचने से पहले ही नवगछिया और आसपास के क्षेत्रों में लोग सड़क किनारे कतारबद्ध होकर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पार्थिव शरीर गांव की ओर बढ़ा, स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हाथों में तिरंगा लिए नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि देने लगे। चारों ओर देशभक्ति के गीत बज रहे थे और माहौल पूरी तरह भावुक था। शहीद संतोष यादव की शहादत पर उनके गांव को जहां गहरा दुख है, वहीं अपने लाल के बलिदान पर भी गर्व है। विक्रमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीद, बिक्री और उनके नंबर और चेचिस में हेरफेर पर ऊंचे दामों पर बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसडीपीओ कुमार संजय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई 21 मई 2025 की रात करीब 9 बजे की है, जब विक्रमगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम मोरना में एक युवक चोरी की बाइकें अपने घर में छिपाकर उनके चेचिस नंबर व निबंधन संख्या में छेड़छाड़ कर उन्हें बेचने का अवैध कारोबार कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन से बीजेपी की बड़ी मांग। बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक बड़ा प्रेस वार्ता का आयोजन कर राज्य सरकार के प्रति अपनी निराशा जाहिर की है। मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व झारखंड की संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर निष्क्रिय बनाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार उन संस्थाओं को पंगु बना चुकी है जो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने और जनता की शिकायतें सुनने का काम करती है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर जानबूझकर इन संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया और इसके पीछे कारण भी खुद अपने बयान में बताया और साझा किया कि इसके साथ ही मरांडी ने राज्य सरकार से यह मांग कर डाली कि वो अविलंब सभी संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे। करके जाना मैं जाता हूं और आज भी मैं कह रहा हूं, जहां तक आपने डीजी की बात किया तो मैं कहता हूं आज भी इलीगल वो काम कर रहे हैं। मुझे आज तो हमें भी डर लगने लगा, अगर इस प्रकार के डीजीपी किसी को हत्या भी कर दे तो उनको क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है। ना उनको सस्पेंशन की डर है क्योंकि उनका तो सर्विस ही समाप्त हो गया। तो एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा और मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में। क्या पता है कि कहां किससे हमला करवा दिए, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को जब कोई लीगल नहीं है
और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे, तो ये आश्चर्य है। हिंदुस्तान देश के अंदर में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। ने अर्जी लगाई। बता दें, झारखंड में जल जीवन मिशन यानी हर घर जल योजना के तहत फरवरी 2024 से लंबित केंद्रांश की मांग कर रही राज्य सरकार ने अब केंद्र से सीधे गुहार लगाई है। इस मांग पर केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के मकसद से झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसी बुधवार को राजधानी दिल्ली की यात्रा की, जहां उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है। इस दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री को हर घर जल नल योजना के कार्यान्वयन में आ रही वित्तीय बाधाओं से वाकिफ कराया। मिली थी 24-25 में वो राशि लगभग 11,000 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध नहीं मिला। 16,000 करोड़ रुपये लक्ष्य था, संभवतः 5-5.5 हजार करोड़ रुपया मिला। और जल जीवन मिशन की राशि लगभग 6,500 करोड़ रुपया मिलना था, वो राशि अभी तक नहीं मिली है। तो इन सब विषयों पर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और भारत सरकार के सामने झारखंड की जो वर्तमान आर्थिक और सामाजिक दृश्य है उसे हम उनके सामने रखेंगे और ये कहेंगे कि झारखंड या देश जो है सो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश में। केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करती है और ऐसे में अगर झारखंड को सहयोग नहीं मिला केंद्र सरकार से, तो ये झारखंड के लगभग 3 करोड़ जनता के साथ मैं ये कहूँगा कि उनके साथ न्याय करना है, जिसमें भारत सरकार को अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना के भुगतान में देरी हो रही है। झारखंड के निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के भुगतान में देरी के कारण लोग परेशान हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की झारखंड इकाई के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार द्वारा भुगतान में देरी के कारण पूरे राज्य के निजी अस्पतालों के संचालन में बड़ी परेशानी हो रही है। निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने सरकार से 140 करोड़ रुपए की बकाया राशि की मांग की। उनका कहना है कि फरवरी 2025 से भुगतान नहीं मिलने के कारण कम पूंजी वाले 150 से 200 अस्पतालों ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभुक मरीजों का इलाज कराना बंद कर दिया है। आज के दिन लेकिन 212 तो बुरी तरह से प्रभावित। मैंने आपके प्रश्न का उदाहरण से देता हूँ। अभी यहाँ पर किसी नौकरी में आके इतना दौड़ना है ना, इतना किलोमीटर दौड़ने वाले को नौकरी मिलने वाली थी, उसमें से कुछ खराब घटनाएं हो गई, दुखदायी घटनाएं हो गई। बाद में बदलाव हुआ कि नहीं, उसकी दूरी कमी की नहीं। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब यही है, इसमें से जितना दूर तक हम लोग दौड़ सकेंगे दौड़ेंगे, लेकिन अब शक्ति बची नहीं है। तब आप लोग के बोकारो में कुत्ते को पकड़ने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। बता दें, बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मालती सिटी में 4 थाना की पुलिस और जिले के पदाधिकारी परेशान रहे। दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामला मालती सिटी में स्ट्रीट डॉग से उत्पन्न हुए विवाद का मुख्य कारण था। इसमें आम से लेकर खास लोग तक दिन भर परेशान रहे। शाम तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में मामला मारपीट तक बना हुआ, लेकिन पुलिस और पदाधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए मामले को शांत कराया और स्ट्रीट डॉग को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मालती सिटी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बोकारो डीसी विजया माधव से मिलकर शिकायत की। कुत्ते का प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ सोसाइटी में कोई लोग टहल नहीं सकता, घर से बाहर निकल नहीं सकता, कहीं भी जाएंगे कुत्ता सब अटैक करता है ना। और यहाँ 3 फैमिली है जो डॉग प्रॉब्लम है, जो कि पूरे सोसाइटी में किसी का बात सुनता ही नहीं। वो घर में रखता है, कुत्ता को खाना देता है और वो बाहर छोड़ देता है। तो वो सबको काम कर रहा है, लेकिन है पूरा सोसाइटी परेशान है उन लोगों की वजह से। पता चला कि यहाँ पर कुछ जो स्ट्रीट डॉग हैं वो परेशान करते हैं लोगों को, और उसको लेकर के कुत्ता का रेस्क्यू किया गया और लगभग आज 10 कुत्ता के आसपास गिरफ्तार किया गया। हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मालूम हो कि ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत के आंतरिक मामले के बारे में जानकारी दे रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वर्तमान में वह पुलिस की गिरफ्त में जेल में बंद है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार मिलेगा, बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 मई 2025 को सुशासन त्योहार के अंतर्गत अंबिकापुर में, सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और जशपुर जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहितकारी शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुशासन त्योहार के पहले चरण में प्रदेश भर से लगभग 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए। धमतरी में एक सिंधी परिवार की महिला ने मरणोपरांत देहदान करने का फैसला किया था। वहीं बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया है। महिला के इस फैसले का शहर में हर कोई तारीफ कर रहा है। जांजगीर चांपा में दुष्कर्म के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें जांजगीर चांपा में दुष्कर्म के 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी दूसरे राज्यों में भागने की फिराक में थे। दरअसल 18 मई 2025 को दोपहर में पीड़िता अपने पिता के साथ घर पर थी। आरोपियों से पूर्व परिचय होने के कारण उनका घर आना जाना रहता था। उस दिन आरोपियों ने पीड़िता के घर ही भोजन किया और कुछ समय बाद जब पीड़िता का पिता सो गया तब आरोपियों ने पीड़िता को पकड़कर जबरन दूसरे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। बात करेंगे मध्य प्रदेश के 18 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की गई। बता दें उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मक्सी रोड स्थित बाबा जय गुरुदेव आश्रम में संत श्री उमाकांत महाराज के सत्संग में शामिल हुए। आश्रम पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संत उमाकांत महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का अमृत वाक्य है। ऋषि मुनि और संतों के आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य है। बताते चलें कि गुरु के मिलने से ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु हमारे अंदर के अवगुण नष्ट कर सद्गुणों का रोपण कर अज्ञानता को दूर करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नशे से नाश होता है और परिवार तबाह हो जाता है। इससे बचने के लिए सरकार द्वारा उज्जैन नगर निगम में प्रदेश के 18 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की गई है। डबरा में पारिवारिक कलह में गोली चल गई। बता दें डबरा के भीतरवार थाना क्षेत्र के ग्राम सहारन में रहने वाले विक्रमाजीत उर्फ बिक्की संधू ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी दलजीत कौर साले ओमकार सिंह को देर रात पारिवारिक कलह के चलते गोली मार दी गई, जिससे साले ओमकार सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी दलजीत कौर इस घटना में गंभीर रूप से घायल है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई। बता दें नवी मुंबई में खारघर में ओवरटेक को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खारघर इलाके में ओवरटेक करने को लेकर 2 गुटों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। इस घटना के चलते इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अंता से विधायक श्री कंवरलाल को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से दोष सिद्धि की दिनांक से निर्रहित कर दिया है। श्री देवनानी ने बताया कि अंता से विधायक कंवरलाल दोष सिद्धि की दिनांक से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1) के ई सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत निर्रहित हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।